हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जहां पर हमने बेसिक्स ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट कहते किसको है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है पहले हमने ये पढ़ा, इसका इक्वेशन देखा। दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल टी। स्टेडी स्टेट करंट क्या होता है एंड वेरिंग करंट क्या होता है, ये भी हमने स्टडी किया था यहाँ पर। उसके बाद हमने पढ़ा ईएमएफ क्या है, और हमने समझा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है। जनरली हम एक ही चीज समझ जाते हैं, डिफरेंस ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज होता है, बट ये दोनों अलग होती हैं। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली समझा था। फिर हमने देखा ड्रिप वेलोसिटी क्या होता है और इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया है इन दिस टू फॉर्म्स। और हमें यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिला था दैट ड्रिप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर। फिर हमने एक और टर्म पढ़ा मोबिलिटी, ये भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और इसका इक्वेशन हमने डिराइव किया। और फाइनली करंट, ड्रिप वेलोसिटी और मोबिलिटी में रिलेशन निकाला, जो कि फाइनल रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखना है। यहां तक हमारा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा वेरी फेमस ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस का बेसिक। सो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो आप पहले से पढ़ के आए हो, लेकिन आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ओम्स लॉ इतना फंडामेंटल लॉ है, लेकिन फिर भी किसी भी हायर प्रोफाइल सर्किट्स में भी ओम्स लॉ ही यूज होता है। ठीक है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, ये आपके घर पे इसीलिए आ पाती है क्योंकि ओम्स लॉ ने हमें बताया था रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। बहुत फंडामेंटल लॉ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, अदर फिजिकल कंडीशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह वगैरह, जो भी फिजिकल कंडीशन है, अगर हम सब चीज को क्या रखें, टेम्परेचर को और अदर फिजिकल कंडीशंस को अगर हम कांस्टेंट कर दें, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से लिखा जाता है। इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट, देन द करंट flowing through a conductor is directly proportional to what, directly proportional to the potential difference, to the potential difference, potential difference across the conductor। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, काफी फंडामेंटल भी है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर था इस तरीके का, और आपने इसके दोनों एंड में इस तरीके से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया था, और ये पोटेंशियल डिफरेंस था V। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा I। तो ये लॉ क्या कह रहा है, जरा देखिए, ये लॉ बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर और बाकी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो तो जो करंट है, करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसी इक्वेशन को हम लोग वेरी फेमसली ऐसे राइट डाउन करते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड R, एंड R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या ये समझ में आया? ओम्स लॉ काफी आसानी से भाषा में बताया गया। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, ठीक है ना, ये कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है करंट को फ्लो करने के लिए।
ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ, हम लोग डिटेल में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे। सो रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या है, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है ऑफ दैट कंडक्टर। इज इट क्लियर और नॉट? सो अभी तक ना 9-10 तक आप जब पढ़ते थे तो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगता था कि ओम्स लॉ कहाँ से डिराइव हुआ है, लेकिन 11-12 में इसका डिडक्शन जो है वो भी पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ आया कैसे, इसको प्रूव कर सकते हो आप काफी आसानी से। अभी तक हमने जो जो पढ़ा है वहीं से आप प्रूव कर सकते हो। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd is expressed as e, capital E by m into tau. If you remember, please come here. यहाँ पर आ जाओ, देखो हमने ये इक्वेशन देखा था या नहीं। यहाँ पर ई क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। टाउ क्या था हमारा, देखो टाउ मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। टाउ इज द मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम क्या था, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम। तो यहाँ पर सारी चीजें पहले ही हमने पढ़ ली हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर चाहो तो आप फिर से लिख लो। यहाँ पर ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। एम जो है वो है मास इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ जो है ये है मीन फ्री पाथ। ये हमें पहले से पता था, ये एक्सप्रेशन, यस और नो? वीडी हमें पहले से पता था। अब हमें क्या पता है, हमें एक और इक्वेशन पता है। हमें और इक्वेशन क्या पता है, अगेन what we know, that electric field is equal to potential divided by length. प्रीवियस चैप्टर से हमें पता है that E is equal to V by L। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो मैं 1-2 में E का वैल्यू पुट कर सकता हूँ, yes और no? सो फ्रॉम 1 and 2। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ओम्स लॉ है वहां पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले पोटेंशियल से रिप्लेस कर देना होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बैठ जाएगा वी बाई एल इंटू टाउ। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को भी डाउट हुआ हो, होना ही नहीं चाहिए। हमने वी डी का वैल्यू निकाल दिया, नो प्रॉब्लम। चलो, फिर हमें क्या पता है, हमें पता है करंट का एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था। अगेन अगेन हमने निकाला था कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट आई इज इक्वल टू क्या आ रहा था, एन ई ए इंटू वी डी। ये भी इक्वेशन हमने पढ़ा था। आप अगर चेक करो अपना नोटबुक, प्रीवियस लेक्चर अगर देखे हो तो ये इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या हम वी डी के जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, प्रीवियस इक्वेशन 2 तक था, इसको 3 बोलो। इसको 3 कहा मैंने, और इसको 4 कहा। सो फ्रॉम 3 and 4, so I is equal to n is number of electron flowing, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। E is इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A is एरिया, और VD का वैल्यू अभी अभी हमने लिखा था वो लिख दो, E बाई एम V बाई एल टाउ। E बाई एम V बाई एल इंटू टाउ। यहाँ V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और VD जो था वो क्या था हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको n रख सकते हैं, E इंटू ई, ई स्क्वायर हो जाएगा, एरिया A होगा
नीचे मास है, लेंथ है, ठीक है, और क्या है, और क्या है हमारा, टाउ है, इंटू वी है। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो v इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं, v इज इक्वल टू मैं कह सकता हूं m इंटू एल डिवाइडेड बाई a इंटू n इंटू ई स्क्वायर, a n e स्क्वायर टाउ इंटू आई। If you check very carefully, if you check very carefully, this entire term is constant. जिसमें हर एक वैल्यू कांस्टेंट है। देखो मास, लेंथ, एरिया, नंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन फ्री टाइम, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। इसमें रहने वाला हर एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी वेरी नहीं करता है। अगर आप कंडक्टर फिक्स कर लोगे ना, जैसे आप ये कंडक्टर फिक्स कर लिए तो इसका लेंथ थोड़ी चेंज होगा। एक फिक्स्ड कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी चेंज होगा। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ी चेंज होगा। और टाउ और ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मीन फ्री टाइम है, ये भी वेरी नहीं करेगा। सो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को अगर आप रिमूव करोगे तो प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। सो दिस इज ओम्स। और यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें मिला है, जिसे आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट को ही तो हम लोग क्या कहते थे, रेजिस्टेंस कहते थे। तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिल गया आर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एम एल, यहां लिख लो एन ई स्क्वायर टाउ, और यहां लिखा मैंने ए। क्यों ऐसे लिखा मैंने, थोड़ी देर बाद समझ में आया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, राइट डाउन ओम्स लॉ एंड डिराइव इट। आप डिराइव कर सकते हो इसे, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छे। एग्जाम में और एक चीज पूछा जा सकता है, वो है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इतना अच्छा लॉ है, फिर भी इसका एक लिमिटेशन क्या है कि कुछ ऐसे डिवाइसेस है जहां पर ओम्स लॉ काम नहीं करता है, जिनको हम कहते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस, या फिर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, कुछ भी हो। ठीक है, सो ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर वैक्यूम ट्यूब and semiconductors or any unilateral device। ठीक है, ऐसे डिवाइस को क्या कहा जाता है, सच डिवाइस आर कॉल्ड नॉन ओहमिक। दे आर कॉल्ड नॉन ओहमिक, जिसमें ओम्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा सेमीकंडक्टर पढ़ाते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना आप याद रखो कि नहीं काम करता। सेमीकंडक्टर में ओम्स लॉ काम नहीं करता है, या किसी भी यूनिलैटरल डिवाइस में काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिलैटरल या फिर नॉन लीनियर बोल सकते हैं, यूनिलैटरल, नॉन लीनियर। नेक्स्ट होता है जब गैस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज होता है, वहां पर भी प्लाज्मा क्रिएशन जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर भी ओम्स लॉ काम में नहीं आता है। तो हम कह सकते हैं ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल for electronic discharge through gases at low pressure। at low pressure, लो प्रेशर पे गैस में डिस्चार्ज अगर होगा, करंट फ्लो होगा, वहां पर ओम्स लॉ काम नहीं करता है। तो ये था बेसिक ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है। समझा पाया?
समझ में आया? बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो आज इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस आपको मैंने अभी अभी बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इसका अपना प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी क्या करता है? ये प्रॉपर्टी करंट का फ्लो करने को अपोज करता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रिटर्न, करंट को फ्लो करने में बाधा डालेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम इसे। चलो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। सो रेजिस्टेंस is the property, resistance is the property of conductor by virtue of which it offers opposition in the flow of current through it। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को उसके अंदर फ्लो करने से रोकता है। इसको हम एक बहुत साधारण तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए दो रास्ते हैं, एक पहला रास्ता है और एक दूसरा रास्ता है। पहला रास्ता जो है वो काफी चौड़ा रास्ता है और इसमें अगर एक बाइक या कार अगर जाए तो वो आराम से ट्रेवल कर सकता है। ये अपना पोजीशन ए से अगर बी पे जाना हो तो काफी तेजी से यहां पहुंच सकता है। और अगर इस रास्ते से इसी कार को जाना पड़े तो इस रास्ते से इसको पॉइंट ए से बी में अगर पहुंच रहा है तो इसे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। क्यों ज्यादा समय लग रहा है? तेज नहीं चला पा रहा है क्योंकि रास्ता ही वैसा है। रास्ता उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं, पत्थर है, टेढ़ा बेका है, पतला है, कुछ भी हो, तो ये फ्लो करने में अपोज कर रहा है। हम मैं कह सकता हूं कि ये जो रोड है लेस अपोज कर रहा है, सॉरी मोर अपोज कर रहा है, मोर अपोज द फ्लो ऑफ कार और एनी अदर व्हीकल। और यहां पर बोल सकते हैं इट प्रोवाइड लेस और ऑलमोस्ट नो ऑपोजिशन। उसी तरह अलग अलग करंट, अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग प्रतिरोधक क्षमता होता है, करंट को फ्लो करने से रोकने का कैपेबिलिटी होता है। सबसे कम रेजिस्टेंस होता है हमारा किसका? सिल्वर का, कॉपर का, ये बहुत अच्छे कंडक्टर है। वहीं दूसरे कंडक्टर जो होंगे जैसे आयरन हो गया, ठीक है, टीन हो गया, लीड हो गया, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, मतलब इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन होता था वो सिंपली V बाई आई, यही एक्सप्रेशन आप याद रखोगे। और इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन अभी अभी हमने डिराइव किया है, इफ यू रिमेम्बर, जस्ट यहाँ देखो क्या था, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ये भी हमें याद रखना। ओके, सो अगेन ये भी याद रखना, r इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ये दोनों एक्सप्रेशन ही काफी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी कंडक्टर में, रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस करता है कोई कंडक्टर, किसी कंडक्टर को क्या जरूरत है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की, तो ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, द कॉज ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस of a given conductor
is the collision of free electrons with atoms, ions or any other electrons. ठीक है. Also resistance depend on area, length and temperature of conductor. ठीक है. देखो होता क्या है कि एक्चुअली में किसी भी मेटल में कंडक्टर किस तरीके से बना है, उसके एटम्स कैसे अटैच्ड हैं, उस पर डिपेंड करता है. मान लो ये पहला एक कंडक्टर है और मैं एक दूसरा कंडक्टर ले रहा हूं. यहाँ मान लेते हैं इनका लेंथ और एरिया सेम है, सेम एरिया सेम लेंथ. इसका भी एरिया ए, इसका भी लेंथ है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस अलग होगा और इसका रेजिस्टेंस अलग होगा. वजह यह है कि दोनों के ही अंदर एटम्स का पोजीशन अलग अलग हो. इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पर है. उनके बीच में अगर ज्यादा कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर पाएगा. मान लो यहाँ पर एटम दूर दूर है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर रहा है, और यहाँ पर एटम पास में है तो ये बार बार कोलाइड कर रहा है. तो एटम का पोजीशन पे डिपेंड करता है. वही मैंने पहली बात यहाँ से यहाँ तक लिखी. दूसरी बात मैंने ये कहा कि ये एरिया, लेंथ और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. ये तो हम लोग नेक्स्ट अब ये पढ़ेंगे. सो अगर मैं कहूं डिपेंडेंस ऑफ, अगर मैं कहूं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला तो आप उसका अपना एक प्रॉपर्टी होता है. ठीक है ना. जैसे कि मान लो ये कॉपर है और मान लो ये आयरन है, तो मुझे पता है कि अगर सेम लेंथ एरिया लेंगे तो लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर हमेशा कम होगा रेजिस्टेंस ऑफ आयरन से. इसके एटम्स एक दूसरे से ऐसे ही अटैच्ड होते हैं, ये इसका अपना प्रॉपर्टी होता है. लेकिन अगर एक ही कंडक्टर के बारे में मैं बात करूं, मतलब जैसे कॉपर के बारे में ही बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कॉपर का अलग अलग अगर आप लेंथ लो तो उसका भी रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा. इसका मतलब ये लेंथ पे डिपेंड करता है. ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ एरिया एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. अगर मान लो दो कंडक्टर हमने लिया, दोनों का एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो जितना लंबा लेंथ लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा. और ये प्रैक्टिकल हम लोग क्लास में करके देखेंगे यूजिंग मल्टीमीटर एंड अ वायर. आप ये घर पे करके देख सकते हो, ये ट्रू है. दूसरी बात होती है एरिया पे डिपेंडेंट. रेजिस्टेंस जो है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर आप लेंथ और टाइम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो. अगर सेम लेंथ ले और एरिया एक का ज्यादा एक का कम हो तो ये होगा. अगर मैं पिक्टोरियली बताऊं पहले वाले के लिए, मान लो ये था कंडक्टर 1, दूसरा कंडक्टर का सेम एरिया और ये लंबा था. मैं यहां बता रहा हूं इसके लिए. अगर ये R1 होगा, ये R2 होगा, आप मुझे बताओ. दोनों का एरिया A है, दोनों का टेम्परेचर T है, तो आप बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका लेंथ लंबा है. सो R2 इज ग्रेटर देन R1. सेकेंड वाले केस में मैं बोल रहा हूं कि पहले वाले दोनों का लेंथ एक रखना है, लेंथ दोनों का एक रखना है, एरिया अलग कर देना. देखो दोनों का लेंथ एक ही रखा है मैंने, ये भी L है ये भी L है, लेकिन ये A1 है ये A2 है. तो जिसका एरिया बड़ा कर दोगे ना, मतलब मोटा केबल अगर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा. तो अगर मैं इसको R1 कहूं और इसको R2 कहूं, सो ऑब्वियसली R2 इज लेस देन R1 बड़ा. ठीक है. इन दोनों को अगर आपस में कॉम्बाइन कर दिया जाता है तो ये इक्वेशन बनाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A. और यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा,
which is called resistivity rho. This rho is called resistivity. यहां तक क्लियर है क्या? बताओ। बहुत आसान तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। इस रेजिस्टिविटी का आप एक्सप्रेशन निकाल सकते। मैं यहां पर एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिखूं। R इज इक्वल टू आया रो L बाई ए। अगेन हमें पता है R इज इक्वल टू होता है M बाई एन ई स्क्वायर टाउ L by A. So if you compare these two equations, तो क्या हमें रो का वैल्यू मिल जाएगा? मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर, मीन फ्री टाइम. So this is called resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको भी कहते हैं हम लोग. रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के मास पर, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे. इसका मतलब ये मोर प्रिसाइज, मोर बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना. सो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी क्या है हमारा? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का, ठीक है ना. ये क्या करता है? इट इज the property of material which decide the resistance of conductor. किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है रेजिस्टिविटी. ये मोर जनरलाइज प्रॉपर्टी है. और दूसरी बात आप याद रख सकते हो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, देखो लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया. ये लेंथ या एरिया पे डिपेंड नहीं करता है. किसी दो कंडक्टर को दे दिया जाए और बोला जाए इसका रेजिस्टिविटी कम, इसका ज्यादा है, तो आप समझ जाओगे कि किसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना. सो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, आप मुझे बताओगे. सबसे पहला, डिफाइन रेजिस्टिविटी. दूसरा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तीसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. ये तीनों काम आप अगर कर लोगे. और चौथा, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर. ठीक है ना. ये 4 होमवर्क आपके लिए रहा, इसको सॉल्व करना. तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा खत्म हो जाएगा. इसके बाद बस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स लॉ. अच्छा, ओके. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. थैंक यू.